वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेराइटी ऑफ द डिमांड कर्व्स। बट इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियोस बेस्ड ऑन दिस इलास्टिसिटी टॉपिक, सो प्लीज वॉच दोज वीडियोस फॉर अ बेटर एंड द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स कंटिन्यू विदाउट एनी फर्दर डिले। So what will I be doing in this video is that I'll be reading from Menkeev book and from chapter number 5, Elasticity and its application. I'll be reading every single line so you could understand it in a more effective way. Here comes the first sentence. Economists classify demand curves according to their elasticity. We will see that how it is being done. So demand is considered elastic when the elasticity is greater than 1, which means that the quantity moves proportionately more than the price. So basically it means that जो हमारा डिमांड होगी वो तब इलास्टिक होगी अगर elasticity is greater than 1. How elasticity is being computed, I have already done it in the previous video. अब ये जो second sentence है, quantity moves proportionately more than the price. I'll try to explain it with the help of a graph. Next page पे ही graphs given है. So जो एक ये वाला ग्राफ है, here it says that elasticity is greater than 1. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे साथ पहले 4 प्राइस थी, देखिए $4 थी, तो इसमें जितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी that was 100. लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गई $5 हो गई, तो यहाँ पे जो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज़ 50. मतलब कि जितना प्राइस में इंक्रीज आया है, प्राइस में जो इंक्रीज आया है उसके कंपैरेटिवली डिमांड में डिक्रीज बहुत ज़्यादा है. मतलब कि प्राइस में जो इंक्रीज आया है दैट इज़ ओनली 22%, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज आया है दैट इज़ 67%. मतलब कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी में मूवमेंट है दैट इज़ प्रोपोर्शनेटली more than the movement in the price. So hence it is being proved by this graph. हम पैराग्राफ में से नेक्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं. Demand is considered inelastic when the elasticity is less than 1, which means that the quantity moves proportionately less than the price. अब इसके लिए जो ग्राफ है यहाँ पे elasticity is less than 1. अब यहाँ पे क्या होता है, जब $4 था, जब $4 पे वो कमोडिटी, जो भी कमोडिटी थी वो सेल आउट हो रही थी, सो उस पर जो डिमांड था वो 100 था. जैसे ही प्राइस में इंक्रीज आ गया, 5% इंक्रीज आ गया, 22% इंक्रीज आ गया और जो प्राइस थी वो 4 से 5 हो गई, तो डिमांड कितनी हो गई, 90 हो गई. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 22% इंक्रीज इन द प्राइस है, लेकिन जो डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड है वो ओनली 11% है. मतलब कि जो प्राइस में इंक्रीज आया वो ज़्यादा है, लेकिन डिमांड में जितना डिक्रीज आया है वो कम आया है. सो वी कैन से दैट मूवमेंट इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस एज कम्पेयर टू द मूवमेंट इन द प्राइस. अभी तो इंक्रीज और डिक्रीज वाले केसेस हमने कर लिए. अब थर्ड केस क्या है, इफ़ द इलास्टिसिटी इज एग्जैक्टली 1, the percentage change in the quantity equals the percentage change in the price and the demand is said to have a unit elasticity. मतलब क्या है, और इसका जो हमारे साथ ग्राफ है वो ये बनता है. मतलब कि जितना इंक्रीज इन द प्राइस आया है उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज आया है. मतलब कि ये दोनों जो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ये एक ही प्रोपोर्शन से मूवमेंट कर रहे हैं. ठीक हो गया, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, यूनिट इलास्टिसिटी कहेंगे इस डिमांड कर्व को. आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है. आगे रीडिंग करते हैं. बिकॉज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द प्राइस, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व. अब इसका मतलब ये कि जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है हमारे साथ, डिमांड की जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है, तो हमें क्या बताती है वो हमें ये बताती है कि जितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ प्राइस में आता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिमांड है वो कैसे फ्लक्चुएट करता है, तो हमें यही बता रही होती है. लेकिन अगर हम ये डिमांड कर्व को ऑब्जर्व करें तो समहाउ वो भी तो हमें यही बता रहा होता है. अगर हम इस ग्राफ को देख ले, दिस इज़ अवर डिमांड कर्व, और अगर हम इस पे ये 2 पॉइंट्स ले लें तो मान के $4 पे जब ये कमोडिटी सेल आउट हो रही थी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 100 थी, लेकिन इंक्रीज इन द प्राइस कितनी होगी, फिर 80% हो गई. तो यही जो पॉइंट्स ऑन द स्लोप ऑफ दिस डिमांड कर्व, ये भी तो हमें यही शो करा कि इस पॉइंट पे अगर हम इस तरह करके डॉटेड लाइन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, तो इस पॉइंट पे जब हमारे साथ प्राइस $4 थी तो क्वांटिटी 100 थी, लेकिन इस पॉइंट पे ये करके अगर हम देख ले
तो यहाँ पे $5 है और क्वांटिटी कितनी है 80। यू कैन कंक्लूड दैट जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और डिमांड कर्व जो है दे आर रिलेटेड। द फॉलोइंग रूल ऑफ द थंब इज अ यूजफुल गाइड। The flatter the demand curve that passes through a given point, the greater the price elasticity of the demand. अब यहाँ पे जो फ्लैटर है इसका मतलब कि जितना ये जो स्लोप डिमांड कर्व का होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जितना ये जो डिमांड कर्व है ये जितना हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, दिस इज़ लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, तो जितना ये इस तरफ मूव करेगा और जितना इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बनता जाएगा, वी विल से दैट कि ये जो डिमांड कर्व है ये फ्लैटर होता जा रहा है। और हम ये भी कहते हैं कि जितना ये फ्लैटर होता जाएगा उतनी उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होती जाएगी। एंड वी नो दैट कि अगर किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, प्राइस इलास्टिसिटी उसकी कमोडिटी की ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि अगर उसकी प्राइस में स्लाइट इंक्रीज़ भी आता है तो उसकी वजह से जो उस कमोडिटी की डिमांड में जो डिक्रीज़ आता है वो बहुत ज़्यादा होगा अगर उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो मतलब कि ये जितना ये हमारे साथ फ्लैटर होता जाएगा उतनी उसकी जो डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होती जाएगी। लोग उस कमोडिटी से स्विच कर जाएंगे दूसरे की तरफ, सब्स्टिट्यूट्स की तरफ, या उसको छोड़ देंगे, उस कमोडिटी का यूज़ करना वो लोग छोड़ देंगे अगर उसके प्राइस में इंक्रीज़ आता है थोड़ा सा भी। और अब फिर दूसरा केस क्या है, द स्टीपर द डिमांड कर्व दैट पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट द स्मॉलर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे स्टीपर का मतलब क्या है, स्टीपर का मतलब है कि जितना ये ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ, ये जितना वर्टिकल होता जाएगा, वर्टिकल मतलब कि इस तरह करके एक स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया, जितना ये वर्टिकल होता जाएगा उतनी उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कम होती जाएगी, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। और इसकी एग्जांपल हमारे साथ ग्राफिकली क्या ये है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सो ये दिस इज़ मोर वर्टिकल एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये ऐसे करके इस तरह है, लेकिन दिस इज़ मोर वर्टिकल। जैसे हमने पीछे रीड किया कि जितना ये मोर स्टीपर होता जाएगा उतना ज़्यादा ये लेस इलास्टिक होता जाएगा। मतलब कि इसकी प्राइस में अगर जितना भी इंक्रीज़ आ जाए कंपैरेटिवली डिक्रीज़ इन द क्वांटिटी डिमांडेड वो कम होगा। मतलब कि प्राइस में देखिए 22% इंक्रीज़ आया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कितना है 11% है। अगर हम इसके वाले देखें, नाउ दिस इज़ मोर फ्लैटर एज़ कम्पेयर टू दिस वन, सो दिस इज़ मोर फ्लैटर। अब यहाँ पे क्या हुआ है 22% इंक्रीज़ इन प्राइस आया है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज़ कितना आया है 67% आया है, तो ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्राइस। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये वर्टिकल होने की वजह से, मोर स्टीपर होने की वजह से, तो इसके जो प्राइस में इंक्रीज़ ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में जो डिक्रीज़ आया है वो बहुत ज़्यादा कम आया है। कि हम कह सकते हैं कि इस जो पर्टिकुलर गुड की जो डिमांड है दैट इज़ इन इलास्टिक, एंड ऑल्सो जो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। मतलब कि प्राइस में जितना भी इंक्रीज़ आ जाए डिक्रीज़ इन द क्वांटिटी डिमांडेड कंपैरेटिवली कम होगा। हमने 3 केसेस को डिस्कस कर लिया था कि इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1, ये हमारा हो चुका है, यूनिट इलास्टिक डिमांड हमारा हो चुका है, हमारे साथ इलास्टिक डिमांड इवन द इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन। अब ये 3 केसेस हमारे हो चुके हैं। अब एक्सट्रीम केसेस को हम करते हैं कि जब हमारे साथ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये इतना स्टीपर हो चुका है ये डिमांड कर्व कि ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया, बिल्कुल वर्टिकल। तो इस पॉइंट पे हमारे साथ क्या होगा कि प्राइस में जितना भी इंक्रीज आ जाए जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो अनचेंज रहेगी, मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो है हमारे साथ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो होती है वो ज़्यादातर होती है, वो कमोडिटीज़ होती है जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे कि फूड हो गया, ठीक हो गया, तो ये हमारे साथ इलास्टिसिटी इसकी 0 होती है। इलास्टिसिटी मतलब कि इसे हम चेंज नहीं कर पाते। अब साथ जो नेक्स्ट एक्सट्रीम केस है दैट इज़ दिस वन, व्हेन इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड द इलास्टिसिटी इक्वल्स इन्फिनिटी, मतलब कि इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इन्फिनिटी तक पहुंच गई है। तो इस पर क्या होगा, इस पर एक पर्टिकुलर प्राइस होगा, जैसे कि यहाँ पे $4 मेंशन है। अगर हम इस प्राइस से 0.1 भी ऊपर जाते हैं तो उस प्राइस पे कोई भी इसको नहीं खरीदेगा, no one will buy that commodity and quantity demand will be 0। लेकिन अगर हम इस 4 से $3.9 पे आ जाए
देन द डिमांड विल बी इनफाइनाइट, तब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ख़रीदेंगे और वो जो क्वांटिटी डिमांड होगी हमारे साथ इनफाइनाइट होगी। लेकिन एग्जैक्टली एट दिस, जो ये जो अलॉन्ग दिस कर्व है, सो कंज्यूमर्स विल बाई एनी क्वांटिटी, इस पर कोई भी क्वांटिटी वो ख़रीदना चाहेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो क्वांटिटी डिमांड है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी और इससे नीचे होगी, इसके नीचे क्वांटिटी जो डिमांडेड होगी वो इन्फिनिटी होगी। ठीक हो गया? मतलब कि इसमें जो इंक्रीज़ इन द प्राइस तो हम बिल्कुल भी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि डिमांड वो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगी, कोई उसको नहीं खरीदेगा। अब इस पैराग्राफ में जो आगे लिखा गया है, दैट इज़ द सेम दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द ग्राफ्स। मतलब कि 5 केसेस शो किए गए जो कि मैंने यहाँ पे आपको सारे एक्सप्लेन करके दे दिए। सो यू कैन रीड इट, and still if you have any questions or queries you can ask me in the comment section. I'll be very pleased to help you with the answers. Thank you so much for watching. Show your support by subscribing and sharing this video. Thank you.